Hello bachcho, how are you? Now today this is my third session for the first chapter chemical reaction and equation. We have completed the two reactions, that is the combination reaction and decomposition reactions, and we have seen a lot different reaction in which combination and decomposition reactions are taking place. और हमने यह भी पढ़ा है what are exothermic and what are endothermic reaction along with those two type of reactions. So now today the main objective of this session is to learn about the displacement reaction and the double displacement reaction. Two topics would be covered today in a very simple session or short session, and then we will move forward for the last topic of this chapter. आप सबको मैं बता दूं कि चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और छोटा चैप्टर है. टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, बट देयर इज वन डिफिकल्टी ऑलवेज फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, दैट इज रिगार्डिंग राइटिंग chemical formula or chemical equation, because the balancing is needed. If it is not practiced properly, you cannot write the balanced chemical equation. Is it clear to all of you? So now I think all of you have practiced the writing, the way of writing chemical formula and chemical equation, how to balance it. उसके ऊपर आप लोग को बहुत काम करने की ज़रूरत है और आप लोग कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है. और जिन बच्चों को दिक्कत आती है, जिनको नहीं मालूम है, वो 9th क्लास की बुक को फॉलो अप करें और 9th क्लास की बुक में जो चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स था उसमें जाकर आप देखिए, आपको केमिकल फार्मूला लिखने का टेक्निक बताया गया है, उसको आप लिख सकते हो. एंड इफ़ यू हैव स्टिल प्रॉब्लम यू मे मैसेज टू मी. सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द टुडे सेशन, दैट इज वी विल लर्न two more reactions today, and then in our last session we will complete this chapter. So what is the today's session? Before going to that, just we have an activity. So what is seen here? This is iron nail. आपको क्या पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पर? ये क्या है? ये आयरन नेल है. ओके, नाउ जस्ट वी हैव टेकन अ सॉल्यूशन. यहाँ टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है यहाँ पर? दिस सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड यू नो दैट इट इज़ ब्लू इन कलर. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी डन? आयरन नेल लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. अब उस आयरन नेल को लेने का मकसद क्या था? नाउ जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. आयरन नेल धीरे धीरे इसको हमने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में. सो इज इट क्लियर? एक्टिविटी आपको क्लियर हो रहा है? सो नाउ नेक्स्ट व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट देयर इज डिसअपियरेंस इन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. धीरे धीरे बच्चों उसी टेस्ट ट्यूब में आप देखो, जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आप अब देख रहे हो कि आयरन नेल को जब आपने बाहर निकाल दिया है तो उस कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो चुका है. और अब आयरन नेल का कलर कैसा हो गया? जिसको हमने बाहर निकाला था, यहाँ यू कैन सी हियर, उसके ऊपर ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया है. पहले इस कलर का था, ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया है. इट मीन्स समथिंग हैज़ हैपन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो बच्चों हुआ होगा. आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में कुछ रिएक्शन हुआ होगा. तो आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन हुआ होगा उसको हम एक स्टेटमेंट का रूप देंगे. तो सबसे पहले उसको स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं हम लोग, और रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? आयरन सॉलिड स्टेट, कॉपर सल्फेट इन एक्वा सॉल्यूशन, देन disappearance in the color of copper sulfate solution. It means in place of copper sulfate solution what is prepared in test tube B. जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया. और कॉपर जो है आपको सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण वो ब्राउनिश कलर का आपको दिखता है. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को लिखते हो उसके बाद उस फार्मूला के नीचे उसका नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये शो करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड यू हैव नॉलेज अबाउट केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम्स. सो यू शुड प्रैक्टिस इट. इसका नाम क्या होगा? FeSO4 का. ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया होगा. इट इज़ आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट. सबको समझ में आ गया? इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? ओके, नाउ जिंक
इन द सॉलिड फॉर्म, CuSO4 कॉपर सल्फेट, एरो मार्क। ये आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो कैसे आप कंप्लीट करोगे रिएक्शन को? ऑब्वियसली इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, Zn, आप भी अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखोगे CuSO4। बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जिंक is more reactive than copper. You will learn about the reactivity of metals in third chapter. So the more reactive element, more reactive metal जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, रिमूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जिंक क्या करेगा, इस प्लेस पर आ जाएगा। कॉपर यहाँ से बाहर निकल के यहाँ चला गया, तो कॉपर, जिंक कॉपर का प्लेस ले रहा है, देन इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट। जिट क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर बनेगा। तो व्हाट डू यू सी इन दीज रिएक्शंस? इस रिएक्शंस में आप क्या देखते हो? आप यह देखते हो कि कोई एक एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आप हाउ कैन यू डिफाइन? यू कैन डिफाइन नाउ अ रिएक्शन इन विच one element is displaced or removed from its compound by more reactive element। अब जैसे अगर आपने यहाँ रिएक्शन लिखा Zn plus CuSO4, तो ऑब्वियसली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस किया। अगर आप रिएक्शन ऐसे लिखोगे Cu plus FeSO4, whether this reaction will take place, this is the question mark. Now copper is less reactive than iron, so this reaction will no reaction, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चों, दैट इज द रिएक्टिवनेस ऑफ एन एलिमेंट, वो कितना मोर रिएक्टिव है, और आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे मेटल और नॉन मेटल में। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली अब तक आपने जो पढ़ा इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, डबल टर्म अब ऐड हो गया। तो व्हाई द डबल टर्म इज एडेड हियर? सो नाउ यू कैन सी दैट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर टू रिएक्टेंट्स AB and second reactant is CD. What do you see? आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि यहाँ पर जो है A के साथ B का कॉम्बिनेशन है, C के साथ D का कॉम्बिनेशन है। अब क्या होगा, D B के प्लेस पर आ रहा है और B एक्चुअल में जाएगा कहाँ, D के प्लेस पर। एरो मार्क को इधर से रिवर्स कर दो तो योर प्रोडक्ट विल बी AD एंड CB। It means two ionic compounds are exchanging their cations और anions, वो आपस में यहाँ पर आयंस की चेंज कर रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बारे में जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ दो टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो, हम दोनों टेस्ट ट्यूब को नाम देते हैं। इसको नाम दे देते हैं टेस्ट ट्यूब A, जिसके ऊपर मैंने A मार्क लगा दिया। इसको नाम दिया टेस्ट ट्यूब B। नाउ इन टेस्ट ट्यूब A हमने जो सॉल्यूशन लिया है दैट इज सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, और इन टेस्ट ट्यूब B जो लिया है उसमें लिया है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब बच्चों जब दोनों टेस्ट ट्यूब को आप सेपरेट रखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है। इट मीन सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बेरियम क्लोराइड का भी ट्रांसपेरेंट दिखेगा। नाउ दीज टू सॉल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स आर मिक्स टुगेदर। इसका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग करने के बाद आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब A के बॉटम में एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये PPT जो आप बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, जिसको आपको PPT लिखा मिलेगा, इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एक्चुअल में प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। रिएक्शन होने के बाद जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बॉटम में टेस्ट ट्यूब का आपको मिलता है। तो ये वाइट PPT किसका बना, बेरियम सल्फेट का बना। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे,
इसके बारे में अपने को समझना है। उससे पहले इस रिएक्शन को जरा हम कंप्लीट कर लें। सो नाउ द कंप्लीट रिएक्शन इज, वो रिएक्शन किस तरीके से आपको कंप्लीट होगा, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, एरो मार्क, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? यहाँ आपको रिएक्शन देखने को आ रहा है। अब सारे प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये पूरा का पूरा साइड आपका रिएक्टेंट साइड है, ये पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट साइड है। अब रिएक्टेंट में जो भी कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखेंगे उसके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले सोडियम सल्फेट, BaCl2 क्या हो गया बच्चों, बेरियम क्लोराइड, BaSO4 क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सो दीज आर द नेम्स। अब ये रिएक्शन बच्चों कैसा हुआ, हाउ दिस रिएक्शन इज टेकन प्लेस, उस पर जाने से पहले हम दो टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला, इन दिस रिएक्शन वी सी दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। सो दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, and the reaction in which insoluble substances are formed or produced or a precipitate is produced is called precipitation रिएक्शन। तो एक आप डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, साथ साथ आपको प्रेसिपिटेशन आ गया। हमने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, डिकम्पोजिशन पढ़ते हो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपको एक्सोथर्मिक होगा, वहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो इसीलिए बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो, ये अलग अलग नाम है जिसके कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बता सकते हो। ओके, सो हाउ विल यू डिफाइन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये एक्सचेंज ऑफ आयन किसके बीच में होगा, रिएक्टेंट्स के बीच में होगा, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको यहाँ पर बच्चों इस जो रिएक्शन में जो आपने देखा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट Ba, यानी कि बेरियम और इसके बीच में रिएक्शन होता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। आप इसका आयनिक इक्वेशन लिखो, ये इसका आयनिक इक्वेशन क्या होगा, Na प्लस SO4 2 माइनस, इसका आयनिक इक्वेशन लिखो Ba2 प्लस Cl माइनस। अब आपको समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया इस बेरियम 2 प्लस आयन और सल्फेट का, तो बन गया बेरियम सल्फेट, और इन दोनों के बीच में आपको कॉम्बिनेशन होने से क्या बन गया, NaCl। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पर क्या हुआ, ये आयन का एक्सचेंज हुआ, इसके बीच के बीच में आने से ये बना, और सोडियम और क्लोरीन के बीच में हुआ। सो एक्सचेंज ऑफ आयन, यू कैन सी दैट, यू कैन से हियर एक्सचेंज ऑफ आयंस। कभी कभी बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट थ्रू इट्स आयनिक फॉर्म। आप आसानी से बता सकते हो, लिख सकते हो, और आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, now take another example. What do you see here in this picture? A very beautiful color is observed you may in the fourth picture. यहाँ आपको फोर्थ पिक्चर में बहुत अच्छा कलर मिल रहा है। यहाँ आप देखो, शुरू में आपने देखा कि जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, अगर हम इसको 1 2 3 और 4 नाम दे दें, तो जो पहला पिक्चर है उसमें देख रहे हो कि दो बीकर है, दोनों में आपने सॉल्यूशन देखा, वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्यूशन डालते जाते हैं, आपको येलोइश कलर का पीपीटी बनने लगा ना। अब है कि हमने यहाँ पे दोनों बीकर में वी हैव टेकन 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, और वो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन कौन कौन सा आपको मैं बताता हूँ। एक है लीड नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। सो नाउ क्वेश्चन इज, when you mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide, what was the color of the precipitate form? यहाँ क्या कलर बन रहा है बच्चों, येलो कलर बन रहा है। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। अब देखो, लीड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, ऑब्वियसली लीड और आयोडाइड के बीच में रिएक्शन होगा, और लीड आयोडाइड बनेगा जो येलो पीपीटी होता है। तो आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस के आपको आंसर बताने होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड होता है ये क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो आपको लिखना है, एंड इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, योर आंसर इज हियर।
रिएक्शन विथ लीड नाइट्रेट आप देख लो बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड आर फॉर्म्ड, जो पहला था उसका रिएक्शन आपको होगा, जो आपको येलो प्रेसिपिटेट बनता है वो लीड आयोडाइड होता है। दिस इज द रिएक्शन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया कैसे ये रिएक्शन लिखा गया? पहले आपको लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है, देन यू हैव टू राइट द पोटेशियम आयोडाइड, फिर आयनिक एक्सचेंज कर देना है, आयोडीन को लेके जाना है किसके साथ? लीड के साथ, तो लीड आयोडाइड बनेगा। यहाँ पर वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम रेगुलरली सेइंग, मैंने आपको बार बार फोकस किया है कि यू हैव टू फोकस अपॉन द राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, यू शुड हैव क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर आपको वहाँ कहीं भी दिक्कत है, आपको केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज रिवाइज that topic from your NCERT book of class 9th. It's my humble request to all of you. Otherwise, you will have a problem in the chemistry part, especially in class 10th. So now, the concept of displacement and double displacement is clear to all of you. सबको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? जो डिस्प्लेसमेंट, सो नाउ स्टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, photo decomposition reaction, and electrolysis of water with electricity, that was discussed in the last session. So these are the different reactions we have studied. So now questions for practice from your NCERT book, and I hope you will be happiest one if you can solve all these 5 questions given here. अगर ये पांचों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो तो आप आसानी से समझ लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? Second question, give an example of a double displacement other than the one given in NCERT book के अलावा. Third question, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction. अब यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना है इसे. What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. अब बहुत दो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए. So I hope you can do this. You have to write the answer in your notebook. आप उसको लिखिए, आप उसे हमें सेंड करिए, अदरवाइज आई विल टेक द टेस्ट थ्रू द गूगल फॉर्म. बहुत जल्द मैं उसका एक नया फॉर्म आपको, एक पहला टेस्ट हमने ले लिया है, तो इसमें आपने कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में लिखा है. बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उसका जो टाइमिंग कल तक का है, स्टिल चिल्ड्रंस आर डूइंग वेरी वेल. सो आई होप again you are going to do this, complete these 5 questions, and thanks for watching. Like and subscribe my channel. And what is here, what our next topic would be oxidation and reduction reaction. So my dear students, all the efforts are taken that you will study at your home, you will be enjoy, you may do the needful work regarding completion of your syllabus. Your regular learning period should be fixed. Prepare your notes whatsoever you have, notebook और पेन, जो भी आपके पास साधन है उसका यूटिलाइज करते हुए आप ज़रूर और ज़रूर पढ़ें. स्टे एट योर होम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. सो हैव अ नाइस डे. Thank you for watching this video. So next topic, oxidation and reduction reaction. Meet you soon in next session.